अरे भाई, ये सिस्टम का अनाउंसमेंट एकदम से आया। सिस्टम ने तुरंत ये बड़ी खबर दी कि फेंग ई ने अभी अभी एक दमदार डार्क एट्रीब्यूट टेक्निक सफलतापूर्वक खोल यानी अनलॉक कर ली है, जिसका नाम है डेथ वॉक। देखो, ये सिर्फ एक छोटा मोटा बूस्ट नहीं था, इसने उसकी लड़ाई की शक्तियों में जरूरी बदलाव लाया। जब फेंग ई ने ये एकदम नया डरावना स्किल चलाया तो उसका पूरा शरीर तुरंत ही गहरे पर्पल रंग की छायाओं से अच्छी तरह से ढक गया और उसके आसपास की हवा भारी हो गई, डार्क स्पिरिचुअल एनर्जी से हल्का सा कांप रही थी। सिस्टम फिर से आया और उसकी होलोग्राफिक स्क्रिप्ट ने समझाया कि इस ओवरपावर्ड एबिलिटी का मतलब क्या है। ये यूजर को तुरंत और बिना किसी दिक्कत के अंधेरे वाली किसी भी जगह से टेलीपोर्ट करने देती है, जिससे फिजिकल रुकावटें बेकार हो जाती हैं। उसने अंदर ही अंदर सोचा कि डेथ वॉक नाम तो बहुत मिस्टीरियस और एजी है, लेकिन इसका असली इस्तेमाल साफ है। ये एक जबरदस्त हाई टियर टेलीपोर्टेशन मूवमेंट स्किल ही है, लेकिन इसकी उपयोगिता यानी यूटिलिटी कमाल की थी। इस नए पावर की रफ्तार और भरोसे को टेस्ट करने के लिए उसने तुरंत अपना ध्यान लगाया और बिना किसी हलचल के वो दूसरे फ्लोर की लोहे की बालकनी से पूरी तरह गायब हो गया। यार, वो 1 सेकंड से भी कम वक्त में सीधा नीचे चिकने फ्लोर पर शांति से आ गया। ये बदलाव इतना तुरंत और तेज था कि ये मूवमेंट की दिक्कत को ही हटा देता था। फेंगी बहुत सैटिस्फाइड था, उसकी अपेक्षाओं से भी ज्यादा एफिशिएंट था ये। उसको एहसास हुआ कि ऐसा एलीट मूवमेंट और तुरंत इवेजन देने वाला स्किल तो अनमोल है, जो किसी भी बड़े रैंकर की लड़ाई में पक्का फायदा देगा। हमारे एमसी ने फिर थोड़ा वक्त लेकर अपने इंटरनल एनर्जी रिजर्व्स का स्टेटस चेक किया। उसको एहसास हुआ कि डेथ ब्रांड ट्रायल से बचने ने उसको सिर्फ पावर ही नहीं दी, इसने उसके शरीर को पूरी तरह से बदल दिया था, जिससे वो अब बिना किसी बुराई या बैकलैश के डार्क एट्रीब्यूट एनर्जी को सीधे अब्सॉर्ब कर सकता था। जब उसने अपना शक्तिशाली स्केलेटल अवतार बुलाया तो उसने तुरंत महसूस किया कि डार्क स्पिरिचुअल पावर पर उसका आंतरिक कंट्रोल बहुत ज्यादा बढ़ गया है, जो पहले से ज्यादा प्रिसाइज और काफी मजबूत था। और उस बड़े अनोमली किंग के स्पिरिट क्रिस्टल से शक्ति इंटीग्रेट करने के बाद उसको एक अनबिलीवेबल दबाव यानी प्रेशर महसूस हुआ। उसको समझ आ गया कि वो आखिरी बैरियर को तोड़कर लेजेंडरी जिंगाद रयाम तक पहुंचने के बहुत ही करीब आ गया है। कसम से उसकी नजर फिर कमरे में पड़ी, एक डिस्प्ले कैबिनेट पर, जहां एक चमकदार सुनहरी रोशनी तेज जगमग कर रही थी। ये प्योर यांग एट्रीब्यूट स्पिरिट क्रिस्टल था, वो बड़ा इनाम जो मेयर चेन रू ने उसे खुद देने की गारंटी दी थी। फेंगी हल्का सा हंस पड़ा, ये याद अभी भी अजीब लग रही थी। उसको याद आया कि उस बड़े शहर बचाने वाली लड़ाई के बाद सभी सिटी ऑफिशियल्स ने मिलकर डिसाइड किया था कि चेनरुओ का इतना बड़ा देश के लिए जरूरी ट्रेजर अकेले में दे देना बहुत ही कैजुअल और लोकी होगा। तो उन्होंने जल्दी से एक बड़ा ऑफिशियल पब्लिक सेरेमनी रखा उसे पेश करने के लिए, और इसको एक पब्लिक सर्विस एक्ट घोषित किया। और रूमर है कि उसकी नई लेजेंडरी अचीवमेंट्स को हमेशा याद रखने के लिए एक विशाल स्टैचू भी बनवा रहे हैं। यार, उस हल्की शर्मिंदगी वाली पब्लिक पॉम की याद को झटकते हुए फेंग यी ने आगे बढ़कर कॉन्फिडेंस से उस सुनहरे क्रिस्टल को पकड़ लिया, तुरंत उसकी गर्मी महसूस करते हुए। 2 टॉप टियर एलिमेंटल एट्रीब्यूट क्रिस्टल्स एक साथ रखना तो हेवन सेंट लक थी। उसने क्रिस्टल को आग के पास लाया, उसमें मौजूद यांग एनर्जी की शुद्धता को देखता रहा। जिस पल उसने अपनी तेज एनर्जी क्रिस्टल में चैनल की, तुरंत ही आग जैसी आंखें चौंधियाने वाली लाल एनर्जी उसके चारों ओर फट गई और हवा तेज गर्मी से चटकने लगी। सिस्टम तुरंत एक बार और ड्रामेटिकली एक्टिवेट हो गया, क्योंकि उसने इस तेज प्योर यांग एनर्जी सोर्स की मौजूदगी को तुरंत डिटेक्ट कर लिया था। पिछले डार्क क्रिस्टल असिमिलेशन प्रोसेस की तरह ही सिस्टम ने घोषणा की कि वो इस विशाल पावर सोर्स से एक बिल्कुल नया ओवरपावर्ड ग्राउंड ब्रेकिंग टेक्निक बनाने के लिए अपना अल्टीमेट कैलकुलेशन शुरू कर रहा है। फेंग यी ने अपना पूरा ध्यान लगाया, तेज गर्मी को सहते हुए क्रिस्टल की इस तीव्र शक्ति को अपने कोर में अच्छी तरह से असिमिलेट करने के इरादे से। थोड़ी देर शांति के बाद सिस्टम ने कंफर्म किया कि ऑपरेशन सफल रहा और नया टेक्निक बन चुका था। अचानक फेंग यी के शरीर से एक असहनीय चौंधियाने वाली गोल्डन रोशनी फूट पड़ी, जो हजारों नए सूरजों की तरह चमक रही थी। सिस्टम ने फॉर्मली अनाउंस किया कि उसने एक तेज नया यांग एट्रीब्यूट टेक्निक सफलतापूर्वक मास्टर कर लिया है, जिसका शानदार नाम है सन गॉड। तेज शुद्ध सुनहरी आग की लपटों से घिरा हुआ, जो उसकी स्किन को बिना नुकसान छू रही थी, फेंग यी ने तुरंत इस नई एबिलिटी की अनोखी शक्ति की सीमाओं को टेस्ट किया। सिस्टम ने साफ किया कि सन गॉड टेक्निक उसे एक दमकदार सोलर अवतार, शुद्ध रोशनी और गर्मी की फिजिकल मैनिफेस्टेशन बुलाने की शक्ति देता है, जो हर चीज को तुरंत राख में बदल सकता है। एक शानदार बारीकी से बना हुआ चमकदार सुनहरा सिंबल तुरंत उसके माथे की स्किन पर छप गया, जो इस नई मास्टरी का हमेशा का निशान था। देखो, रोशनी से भरे शहर के ऊपर सन गॉड की तेज जमती हुई आग से बना हुआ एक विशाल सुनहरा पक्षी बर्ड आसमान में फूट पड़ा। उसके बड़े विंग स्पैन हर चीज पर छाया और रोशनी डाल रहे थे, पूरे मेट्रोपोलिस के हर छुपते कोने को शानदार पवित्र आग से रोशन कर रहे थे। और जमीन पर एक उत्साह भरा फील्ड रिपोर्टर इस अनबिलीवेबल साइट को लाइव ब्रॉडकास्ट कर रहा था। उसकी आवाज में आश्चर्य और हल्का सा पैनिक था, जबकि सोशल मीडिया कमेंट्स अनियंत्रित अनकंट्रोलेबल तरीके से आ रहे थे, जिससे लोकल नेटवर्क्स क्रैश हो गए। लोग मजाक में कह रहे थे कि रोशनी इतनी तेज है कि वो फ्लैश ब्लाइंड हो रहे हैं, भले ही वो ताई से बहुत दूर थे। रिपोर्टर ने डरे हुए नागरिकों से तुरंत कहा कि पैनिक ना करें और कॉन्फिडेंस से सजेस्ट किया कि उनके शक्तिशाली रक्षक रिवर्ड सीलर सिर्फ अपनी पावर बढ़ा
रहे हैं और मजबूत हो रहे हैं। ये खतरे की नहीं, उम्मीद की निशानी है। ऑनलाइन तो थ्योरीज की बाढ़ आई हुई थी, जिसमें अलग अलग ग्रुप्स अंदाजा लगा रहे थे कि वो लेजेंडरी दाओइस्ट गॉड जिसने उन्हें पहले बचाया था, वो एनलाइटनमेंट पाने के लिए एक और मुश्किल हेवनली ट्रायल से गुजर रहा है। लेकिन एलीट रैंकर्स के एक हाईली सिक्योर्ड पायोनियर फोरम पर यूजर्स ने तुरंत कंफर्म किया कि ये विशाल एनर्जी इवेंट बिल्कुल ताई सिटी के सेंटर में था। उन्होंने तुरंत वो जानी पहचानी ओवरवेलमिंग लैंग एनर्जी सिग्नेचर पहचान ली और प्रोफेशनल सर्टेनिटी के साथ सही अंदाजा लगाया कि सीलर ने अभी अभी एक बहुत ही डरावना नया ऑफेंसिव एबिलिटी हासिल किया है। उसी वक्त कुछ 100 मील दूर एक गहरे नमी वाले फॉरेस्ट में पायनियर्स का एक छोटा ग्रुप जरूरी ब्रेक ले रहा था। उनमें फेंग ही की पहले वाली गर्लफ्रेंड चू किंगली भी थी। उनके स्क्वाड में एक तगड़ा आदमी जिसका नाम हु था, वो जोरदार तरीके से सीलर की तारीफ कर रहा था कि वो कितना इंप्रेसिव है और अपने लगातार पावर गेन से वर्ल्ड स्टेज पर कंट्री बी को पूरी तरह से शर्मिंदा कर रहा है। अरे भाई, हु गुस्से से उस सेल्फ प्रोक्लेम्ड महा प्रॉफिट के बारे में शिकायत कर रहा था जो कंट्री बी से था। उसने एकदम घमंडी और गलत प्रेडिक्शन की थी कि शिया नेशन पहले साल ही स्पिरिचुअल एनर्जी रिकवरी एरा के दौरान खत्म हो जाएगा। लेकिन चू किंगली सच में परेशान दिखी। उसके माथे पर शिकन थी और उसने घबराकर पूछा कि कहीं वो डर लगाने वाली प्रोफेसी सच तो नहीं है, खासकर अभी की गड़बड़ को देखते हुए। उस मेल पायोनियर ने तुरंत इस आइडिया को निकाल दिया। गुस्से से बोला कि ये सस्ता विदेशी प्रोपेगेंडा है जो फूट डालने के लिए बनाया गया है। उसकी बड़ी कॉन्फिडेंस और अकड़ के बावजूद चू किंगली नीचे चमकती हुई काई को देख रही थी और मन ही मन वो दुखी थी कि बहुत सारे खतरनाक अजीब घटनाएं और छोटे संकट छिपकर शिया नेशन को हाल ही में तंग कर रहे थे। तुरंत ही पूरे ग्रुप का मूड खराब हो गया और वो लोग गुस्सा हो गए क्योंकि बाकी पायोनियर्स ने अपना सारा गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन चू किंगली पर निकाल दिया। वो मेल पायोनियर हु ने बेरहमी से उसके कम कल्टीवेशन लेवल का मजाक उड़ाया क्योंकि वो लोग तो इंटरमीडिएट रैंक्स पर थे। अभी भी उस पैथेटिक 1 स्टार घोस्ट एक्सरेल में अटकी हुई हो? दूसरे आदमी ने गुस्से से पूछा। उसकी आवाज में नफरत थी। उसने मजाक उड़ाया, पूछा कि क्या वो कोई गद्दार है या बस होपलेस तरीके से कमजोर। उसने बुरे इरादे से पॉइंट आउट किया कि वो पहले तो पैसे और कनेक्शन से प्रोटेक्ट की हुई एक अमीर छुई मुई लड़की थी, लेकिन इस जंगली नए वर्ल्ड ऑर्डर में वो बिल्कुल बेकार कचरा बन गई है, किसी भी सीरियस टीम पर बोझ, लायबिलिटी। चू किंगली ने हिम्मत से अपने हाथ छाती पर बांध लिए। बहुत कोशिश कर रही थी कि उसका जो भी बचा कुचा गरूर है वो उसको संभाल कर रखे। उसने तुरंत पलटकर जवाब दिया कि उन सब की ताकत एकदम बेकार है और कोई खास बात नहीं है जब उसकी तुलना सीलर की सबसे बड़ी दुनिया बदलने वाली पावर से की जाए। उसने बोल्डली चैलेंज किया, बोला कि उन्हें उसका मजाक उड़ाने का कोई राइट नहीं है जब तक वो उसकी डर लगाने वाली, तबाह करने वाली ताकत का एक छोटा सा हिस्सा भी हासिल नहीं कर लेते। वो मेल पायनियर हु जोर से और मजाक उड़ाते हुए हंसने लगा। उसकी आवाज हवा में चुभने लगी। क्या तुम सच में इतनी डिल्यूडेड हो कि तुम्हें लगता है तुम उसके साथ टीम अप कर सकती हो, छोटी लड़की? उसने घिन से पूछा। तीनों आदमी एक साथ बेरहमी से हंसने लगे। उसको ताना मारते हुए याद दिलाया कि सीलर तो इंटरनेशनली मशहूर है कि वो एक अकेला, खुद पर निर्भर सोलो रैंकर है। उन्होंने उसको रूखेपन से बताया कि उसका वक्त खत्म हो गया है। उसको तुरंत और ऑफिशियली उनकी एक्सप्लोरेशन टीम से निकाल दिया गया है, अभी से ही। जैसे ही वो आदमी रूखे तरीके से पलटे और जंगल के अंधेरे में जाने लगे, एक बेचारी चू किंगली ने घबरा कर हाथ बढ़ाया। उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे। उसने उनके जाते हुए फॉर्म्स पर चिल्लाकर बोला कि अगर उसको इतनी जल्दी जाने पर मजबूर किया जा रहा है तो लीगली और मॉरली उनको उसके रिवॉर्ड का पूरा जमा किया हुआ हिस्सा देना होगा जो उसने टीम के साथ वक्त बिताकर कमाया था। टीम लीडर पलट गया। उसके चेहरे पर एक गंदी लालची मुस्कुराहट थी जो चमकती हुई काई की रोशनी में दिख रही थी। उसने ठंडे तरीके से उसको बोला कि उसको तो उनके पैर चूमने चाहिए और शुक्रगुजार होना चाहिए कि वो लोग उससे उनकी प्रोटेक्शन लेने का पैसा नहीं मांग रहे हैं। और फिर उसने रॉ कॉन्सेंट्रेटेड विंड एनर्जी का एक तबाह करने वाला ब्लास्ट छोड़ दिया जिससे वो जोर से पीछे कांटों वाली बेलों में जा गिरी। उसने चिल्लाकर बोला कि वो हमेशा के लिए उनकी नजरों से गायब हो जाए। चू किंगली बुरी तरह कांप रही थी। उसको तेज फिजिकल दर्द और अंधा कर देने वाला शर्मनाक गुस्सा दोनों हो रहे थे। यार वहीं लेटी हुई तेज सांस लेते हुए उसने चुपके से एक मजबूत कसम खाई कि उनमें से हर एक, खासकर वो लीडर जिसने उसको मारा था, इस धोखेबाजी का बहुत बुरी तरह हिसाब चुकाएगा। उसी वक्त दूर कहीं सोशल मीडिया पर सच में बहुत ज्यादा पैनिक मचा हुआ था जब कंट्री बी के उस बड़े प्रॉफिट ने एक कैलेंडर ईयर के अंदर शाया नेशन के पूरे खत्म होने की प्रेडिक्शन की थी। मार्केट्स गिर रहे थे और अथॉरिटीज पर लोगों का भरोसा तेजी से कम हो रहा था। ताई स्पिरिट एसोसिएशन के सिक्योर ऑफिस में एसोसिएशन सुपीरियर दुखी दिख रहा था और वो फेंगी के साथ इस बढ़ते हुए पैनिक और मोराल के गिरने पर गहरी डिस्कशन कर रहा था। उसने समझाया कि ये बुरी बार बार आने वाली अफवाहें लोकल पायनियर और रैंकर कम्युनिटीज़ के मोराल को खतरनाक तरीके से अफेक्ट कर रही थी, जिसकी वजह से ज़रूरी फाइटर्स भाग रहे थे।
सू जिंगिंग जो पास में खड़ी थी बीच में आई और उसने एक स्ट्रेटेजिक असेसमेंट दी। उसने फेंगी को समझाया कि क्लियरली कंट्री बी सस्ता और इफेक्टिव साइकोलॉजिकल वॉरफेयर कर रहा है ताकि वो जानबूझकर अपने सिटीजन्स का कॉन्फिडेंस तोड़ सके और अगला स्पिरिचुअल क्राइसिस आने से पहले शाया नेशन को अंदर से कमज़ोर कर सके। सुपीरियर ने आगे बोला, उसकी आवाज़ ग्लोबल पॉलिटिक्स की वजह से भारी थी कि फेंगी की ज़बरदस्त दुनिया बदलने वाली पावर की हाल की खबर ने कंट्री बी को मजबूर कर दिया था कि वो अपनी पहले से अग्रेसिव टैक्टिक्स को और ज़्यादा पागलपन वाले लेवल पर ले जाए। यार वो लोग अब छिपकर ऑपरेट नहीं कर रहे थे, उनके एक्शंस खतरनाक तरीके से साफ दिखने लगे थे। इंटेलिजेंस सर्कल्स में तो ये अफवाह भी फैल रही थी कि कंट्री बी ने इवेंट्स को एक्टिवली मैनिपुलेट किया था और बहुत एक्सपेरिमेंटल स्पिरिचुअल वॉरफेयर टेक्निक्स का यूज़ करके एक दूसरे एलाइड सिटी में खतरनाक हद तक की तबाही लाई, जिसका एम पूरे रीजन को डिस्टेबलाइज करना था। सुपीरियर दुखी होकर आगे झुका। उसने माना कि हाल की कैटास्ट्रफी बहुत सस्पिशियस थी क्योंकि सारे स्पिरिचुअल एनर्जी साइंस और पहले के प्रीकर्सर्स तो इशारा कर रहे थे कि वो तबाही कंट्री बी के टेरिटरी में आनी चाहिए थी। उसके बजाय किसी सोफिस्टिकेटेड उलझे हुए मैकेनिज्म से उसका ब्लोबैक ऐसा हुआ कि उनकी अपनी एलीट डिफेंस फोर्सेस जो एलाइड सिटी की बॉर्डर्स के अंदर काम कर रही थी वो लगभग पूरी तरह खत्म हो गई। इसके स्ट्रेटेजिक इंप्लीकेशंस डर लगाने वाले थे। इस बढ़ते हुए ग्लोबल पैनिक और डर को जो कंट्री बी चालाकी से बना रहा था तुरंत और पक्के तौर पर रोकने के लिए एसोसिएशन की सबकी राय पक्की थी, फेंगी को तुरंत एक ऐसा पब्लिक और जबरदस्त स्टेटमेंट देना होगा जिसको कोई झुठला ना सके। वो एक सिक्योर कंप्यूटर टर्मिनल के पास गया। उसके आसपास की हवा में दबी हुई पावर से चिंगारियां निकल रही थीं। पूरे कमरे ने अपनी सांस रोक ली। उसने एक ही पक्के कीस्ट्रोक से इंक्रिप्टेड सिग्नल्स को कॉन्टिनेंट्स पर उछालते हुए भेज दिया और अपना मैसेज हर नेटवर्क के जरिए पूरी दुनिया तक पहुंचा दिया। उसके ऑफिशियली वेरीफाइड प्रोफाइल, जिसको सीलर 5 नाम दिया गया था, जो आमतौर पर सिर्फ सबसे मुश्किल मिलिट्री कम्युनिकेशंस के लिए रखा जाता था, उस पर उसने एक छोटा लेकिन पूरी तरह से एक्सप्लोजिव सेंटेंस पोस्ट किया जिसने सारी आम समझ को चैलेंज कर दिया। अपोकलिप्स मेरी ब्रेकिंग थ्रू की स्पीड को पकड़ नहीं पाएगा। इंटरनेट तुरंत और बुरी तरह से एक्सप्लोड हो गया। सबकी मिलीजुली डिजिटल चीख ने ग्लोबल सर्वर्स को ओवरवेल्म कर दिया। तुरंत ही कमेंट्स का एक बड़ा जबरदस्त सैलाब आ गया। बहुत सारे सिटीजन्स और मीडिया आउटलेट्स ने इस असंभव बात को वेरीफाई किया, फुटेज और पर्सनल टेस्टिमनीज का हवाला दिया। पिछले क्राइसिस के वेरीफाइड सर्वाइवर्स ने कंफर्म किया कि उन्होंने खुद फेंगी को उस बड़े डेथ किंग को आसानी से तबाह करते हुए देखा था और उसकी पावर से हुई पूरी तबाही का डिटेल में जिक्र किया। देखो, आम लोग इस डिफाइंड डिक्लेरेशन से एम्पावर होकर कंट्री बी की बिल्कुल रिडिकुलस, डर फैलाने वाली डूम्सडे प्रोफेसी का खुल्लम खुल्ला मजाक उड़ाने लगे। लेकिन फेंगी उस डिजिटल मेलस्ट्रॉम के सामने शांति से खड़ा था। वो जानता था कि बचे हुए स्केप्टिक्स और हेटर्स को चुप कराने का सबसे आसान और पक्का तरीका यही था कि वो अपनी शेयर ओवरपावर्ड स्ट्रेंथ की ठोस, पक्की, झुटलाई न जाने वाली सच्चाई दिखाए। और उसी वक्त पूरे नेशन के सारे हाई लेवल रैंकर्स जो स्पिरिचुअल मैट्रिक्स का असली मतलब समझते थे, वो अपनी हाथ स्क्रीन से चिपके हुए थे। हैरानी से उनके जबड़े खुले थे। उन्हें डर लगाने वाली क्लैरिटी से एहसास हुआ कि ग्लोबल टेंशन के बीच में ही फेंगी एक और बड़ा अनोखा ब्रेक थ्रू कर रहा था। यार, वो लोग ग्रेट सिया के असल भगवान के लिए खुल के चिल्ला रहे थे। उनको समझ आ गया था कि जिस आफत यानी डिजास्टर की भविष्यवाणी यानी प्रोफेसी की गई थी, वो अब रीडायरेक्ट होकर उनके शहर पर गिर रही थी और सिर्फ फेंगी की ताकत ही इसको रोक सकती थी। लेकिन बॉर्डर के उस पार दुश्मन के मेन सेंटर में कंट्री बी के इन्फॉर्मेशन HQ के अंदर पूरा सिक्योर फैसिलिटी एकदम बेकाबू होकर पागलपन में चला गया था। स्टाफर्स पागल हो रहे थे, इधर उधर भाग रहे थे और बहुत गुस्से से सीलर की हिम्मत और उसकी इतनी भयंकर स्पिरिचुअल फोर्स के बारे में शिकायत कर रहे थे जिसने सारा ट्रेस डेटा छुपा दिया था। कसम से कई हफ्ते गुजर गए थे और वो अभी तक उसकी एक भी पर्सनल डेटा, लोकेशन या कोई भरोसेमंद प्रोफाइल सिग्नेचर नहीं निकाल पाए थे। डायरेक्टर हान, जो कंट्री बी पायोनियर नेटवर्क के हेड डेटा एक्सपर्ट थे और जिनको गुस्से वाला माना जाता था, उनका तो गुस्सा फूट गया। उनका चेहरा नीला लाल हो गया और वो अपनी नाकाम सर्वेलेंस टीम पर चिल्लाए कि वो उस एक ओपी इंसान को नहीं ढूंढ पाए थे जो उनके साइकोलॉजिकल वॉरफेयर की कोशिशों को बर्बाद कर रहा था। उन्होंने सबको निकाल देने की धमकी दी, ये वादा करते हुए कि जो भी सूरज निकलने से पहले सीलर 5 का असली नाम नहीं लाएगा, उसको आर्कटिक फ्रंटियर में लैट्रीन साफ करनी पड़ेगी। देखो, टाई टाई स्पिरिट एसोसिएशन में अब टेंशन आखिरकार कम हो गई थी और उसकी जगह एक क्षणिक मोमेंटरी शांति आ गई थी। फेंग यी ने शांति से अपने सुपीरियर को बताया कि ये जानबूझकर किया गया पब्लिक पावर फ्लेक्स आने वाले वक्त के लिए शांति और डिप्लोमेटिक माहौल बनाए रखने के लिए काफी होगा। सुपीरियर ने चैन की लंबी सांस ली और फिर हंसा। MC के बिना कोशिश के दुनिया बचाने के कामों के लिए बहुत शुक्रगुजार थे। तुम सच में हमारी रक्षा, डिफेंस की बुनियाद हो फेंगी। हम तुम्हारे एहसानमंद हैं। अचानक ये थोड़ा सा आराम खत्म हो गया जब एक असिस्टेंट कमरे में घुसा। हाथ में टैबलेट था और उसके चेहरे पर सिर्फ डर था। उसने तुरंत बताया कि वेस्टर्न शाया नेशन में रातों रात एक बिल्कुल नया रिस्ट्रिक्टेड एरिया जबरदस्ती आ गया है, जिसका कारण 2 बहुत बड़े एक दूसरे के खिलाफ एट्रीब्यूट्स का खतरनाक टकराव था।
तो मिलिट्री ने तुरंत तैयारी की, कई सिक्योर पेरिमीटर बना दिए ताकि पूरे वॉलेटाइल सेक्टर को सील किया जा सके। अरे भाई, हमारे एमसी फैंग यी ने अपनी शांति बनाए रखते हुए आराम से पूछा कि इस विनाशकारी घटना का कारण कौन सी तरह की पावर्स है। असिस्टेंट ने जल्दी से उस डरावने मिक्स को समझाया, प्यूरिफाइंग और अग्रेसिव प्योर यांग एट्रीब्यूट और करप्टिंग बहुत ही केओटिक डार्क एट्रीब्यूट का ताकतवर मिश्रण। क्योंकि ये दोनों एनर्जीज एलिमेंटल लेवल पर टकरा रही थी, तो नतीजे में जो जोन बना वो सिर्फ बहुत खतरनाक ही नहीं था जो नॉर्मल पायनियर्स को फाड़ सकता था, बल्कि उन लोगों के लिए बेजोड़ तेज कल्टीवेशन के मौके भी दे रहा था जो इस एक्सट्रीम से बच सकते हैं। इमरजेंसी रिपोर्ट में यह भी लिखा था कि मशहूर सी मिस्टिक गु यूरू, जो मेन हेडक्वार्टर्स की एक सुप्रीम एंटिटी है, उन्होंने खुद उसे अगली सुबह आने का खास इन्विटेशन भेजा है। फैंग यी, जो हमेशा उत्सुक ईगर पावर हाउस रहता है, उसने बिना सोचे ही खतरनाक मिशन मान लिया। उसने अपनी मुट्ठी कस के बंद की, अपनी स्किन के नीचे नई वॉलेटाइल एनर्जी महसूस की और अंदर ही अंदर घोषणा की कि ये अनोमली उसके 2 नए बिना परखे स्किल्स के लिए एकदम परफेक्ट टेस्टिंग ग्राउंड है। थोड़े वक्त बाद वेस्टर्न शाया नेशन के कर्कश सूने पीले इलाके में एक हाई सिक्योरिटी मिलिट्री कॉन्वॉय उस डरावने घूमते हुए एनर्जी वॉटेक्स की तरफ बढ़ा जिसको लोग ब्लैक सनपूल के नाम से जानते थे। एक विशाल आर्मर्ड व्हीकल जो हाई लेवल स्पिरिचुअल अटैक्स के खिलाफ मजबूत किया गया था, रुक गया और उससे फैंग यी और सपोर्टिव लेकिन थोड़ी टेंशन में दिखने वाली जाओ लान बाहर निकले। देखो, फैंग यी ने उठारे हुए सैनिकों और ऑब्जर्वेशन स्पेशलिस्ट के सैकड़ों लोगों को देखा। उसको समझ आया कि इतनी बड़ी मॉनिटरिंग टीम की जरूरत सिर्फ इस वजह से थी क्योंकि उस जोन को घेरे हुए तेज स्थानीय काले हवा और बारिश का पर्दा था। ये एक दबाव डालने वाला लगभग इम्पेनेट्रेबल नेचुरल बैरियर के रूप में काम कर रहा था जिसे उन्हें अंदर जाने के लिए भेदना था। हमारा एमसी उस तूफान के सामने बिल्कुल बेफिक्र खड़ा था, प्योर यांग और डार्क एट्रीब्यूट्स के बीच उस शानदार फिर भी पूरी तरह केओटिक अंदरूनी टकराव का विश्लेषण कर रहा था। उसको दोनों एनर्जीज की सुप्रीमेसी के लिए लड़ते हुए महसूस हो रही थी जो स्पेस में अनस्टेबल जानलेवा दरारें बना रही थी। उसके बगल में मॉनिटरिंग स्क्वाड घबराहट में अपना गियर चेक कर रहा था, साफ तौर पर खतरों के बारे में चिंतित थे और कंफर्म कर रहे थे कि क्या वो आगे की पागलपन के लिए तैयार हैं। उस विशाल घूमते हुए प्योर कॉन्सेंट्रेटेड डार्क एनर्जी के वोटेक्स का सामना करते हुए फैंग ये ने अंदर ही अंदर खुद को तैयार किया इस नए और कठोर चैलेंज को जीतने और कल्टीवेशन रिवॉर्ड हासिल करने के लिए। उस विनाशकारी काले हवा और बारिश के पर्दे के ठीक बाहर रिस्ट्रिक्टेड एरिया को घूमते हुए डार्क टॉर्नेडो ने निगल लिया था। तब जाओ लान घूम गई और नए एलीट अराइवल से मिलवाया जो अभी अभी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट से उतरे थे। उसने साफ किया कि ये हाई कैलिबर एलीट पायनियर्स थे जिनको खास तौर पर शेन सिटी और हेशी सिटी के सेंट्रल हेडक्वार्टर से भेजा गया था। उसने जोर दिया कि ये नए आए लोग फैंग ये की तरह ही 3 स्टार स्पिरिट क्रिएशन रेल्म के टॉप टियर जीनियसेस माने जाते थे जो जल्दी ही शक्तिशाली जिंगांग रेल्म में पहुंचने की कगार पर थे। उनके पीछे से नए टीम मेंबर्स निकले जो जबरदस्त ठीक तरह से कंट्रोल की गई स्पिरिचुअल पावर फैला रहे थे। उनकी उपस्थिति से कैंप में तुरंत टेंशन बढ़ गई। एक शांत खुद पर कंट्रोल रखने वाला नीले बालों वाला आदमी आगे बढ़ा। उसकी आंखें गहरे पानी के रंग की थीं। उसने अपना परिचय वांग लान के रूप में दिया जो नया हेशी सिटी कैप्टन और मास्टर 3 स्टार वाटर एट्रीब्यूट पायोनियर था। उसके ठीक बगल में स्पाइकी हेड सॉन्ग येमिंग था जो शेन सिटी का एक एलीट रैंकर था और जबरदस्त विंड और फायर डुअल पावर्स रखता था। उसके चेहरे पर अग्रेसिव कॉन्फिडेंस दिख रहा था। वांग लान ने तुरंत सही और निकालता से देर से आने के लिए माफी मांगी जिसका कारण ट्रांजिट इश्यूज थे। जाओ लान ने जिम्मेदारी ली और नए इकट्ठा हुए ग्रुप को संबोधित करते हुए इस वॉलेटाइल फॉरबिडन जोन में घुसने के लिए सख्त नियमों को दोबारा बताया, खासकर एनर्जी इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब न करना और आर्टिफैक्ट रिट्रीवल के सख्त तरीकों पर जोर दिया। फिर उसने उन सबको चैलेंज किया कि वो अपनी यूनिक स्किल्स का इस्तेमाल करके उस डरावने डार्क कर्टन को जबरदस्ती फाड़कर बाहर निकले और किसी और से पहले कंटेनमेंट जोन में घुसे। यार, फैंग ये एकदम शांत खड़ा था। उसकी तेज लाल आंखें थोड़ी चमक रही थी क्योंकि उसने कैजुअली देखा कि दोनों नए कैप्टन्स उसे खुलेआम गौर से देख रहे थे, लेजेंड को उसकी असल शक्ल से कंपेयर कर रहे थे। सॉन्ग यीमिंग ने तुरंत एक बड़ा खारिज करने वाला स्नॉट किया। वो लेजेंडरी फैंग यी के लो की तरीके से बिल्कुल प्रभावित इम्प्रेस नहीं हुआ था। अपनी बड़प्पन साबित करने और डोमिनेंस स्थापित करने की बेचैनी में सॉन्ग यीमिंग हिम्मत से आगे बढ़ा और तेज आवाज में घोषणा की कि पहली निश्चित कोशिश वो ही करेगा। उसने नाटकीय रूप से अपनी पीठ से एक विशाल चमकदार ब्लेड निकाली और अपने असरदार ड्यूअल एट्रीब्यूट माइट को दिखाने के लिए पूरी तरह तैयार था। जैसे ही उसने अपनी पावर चार्ज की जिससे जमीन थोड़ी कांपने लगी, उसने अंदर ही अंदर माना कि इस हाई रिस्क जॉब को लेने का उसका एक बड़ा कारण खासकर बदनाम सीलर से मिलना और अपनी स्किल्स को बेंचमार्क करना था। वो फैंग यी के रेयर और ताकतवर यांग एट्रीब्यूट के बारे में ना खत्म होने वाली अफवाहें सुन रहा था और अब वो इसके खिलाफ अपनी एलिमेंटल फ्यूजन को मापना चाहता था। यार, उसके शरीर से तुरंत जलती हुई आग निकल पड़ी जो हवा को भी मोड़ने के लिए काफी तेज थी। जैसे ही उसने खुद को जोर से हवा में लॉन्च किया और साथ ही अपने शक्तिशाली विंड और फायर ड्यूअल एट्रीब्यूट्स को एक्टिवेट किया, उसने महारत से चमकदार नीली विंड एनर्जी को अपनी आग वाली सॉर्ट के साथ जोड़ दिया। अंदर ही अंदर घमंड किया कि उसकी फायर एट्रीब्यूट सबसे प्योरेस्ट थी जिसे वो विंड का उपयोग करके स्ट्रेटेजिकली क्रिटिकल मैक्सिमम कैपेसिटी तक बढ़ाता था। एक विशाल वार के साथ और एक बहरा कर देने वाली सोनिक बूम के साथ उसने इंटीग्रेटेड फायर
और विंड की एक विस्फोटक लहर को सीधे उस दबाव डालने वाली घूमती हुई डार्क बैरियर में छोड़ दिया। देखो, जाओ लैन ने वो तबाह करने वाली पावर देखी और उसको अंदर ही अंदर मानना पड़ा कि सॉन्ग यीमिंग पक्का एकदम रेयर जीनियस है। उसने अपने दोनों एट्रीब्यूट्स को एब्सोल्यूट मास्टरी और बेहतरीन तालमेल सिनर्जी से परफेक्ट किया हुआ था। सॉन्ग यीमिंग ने बड़े आराम से लैंड किया, मिट्टी उड़ाई। उसके जबरदस्त अटैक की बची हुई एनर्जी ने उस काले तूफान टेम्पेस्ट में एक चमकता हुआ रास्ता बना दिया था। उसने अकड़ते हुए एक हल्का सा स्कॉफ दिया और बोला कि ये जबरदस्त डार्क बैरियर तो बस खराब मौसम का नाटक कर रहा है और इसको सुपीरियर पावर से तोड़ना बहुत आसान है। यार, ये इतना ढीठ और लापरवाह डिस्प्ले देखकर वांग लैंड ने सोचा कि अब उसकी बारी है अपने स्किल्स दिखाने की। उसने ताकत की जगह प्रिसिजन यानी सटीकता को ज्यादा जरूरी समझा। उसने अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी एक्टिवेट की और बड़े शानदार तरीके से गहरी नीली पानी की एक तेज रेजर शार्प कंस्ट्रक्ट बना दी, जिसको वो तेजी से घुमाकर एक ड्रिलिंग वोर्टेक्स बना रहा था। जब वो सीधा उस तूफानी डार्क स्टॉर्म में दौड़ा तो उसने तुरंत अपने चारों तरफ एक पूरा प्रोटेक्टिव डोम लाइक वाटर अम्ब्रेला बना लिया। उसने अपनी जबरदस्त डिफेंसिव और एडाप्टिव स्किल का इस्तेमाल किया ताकि वो इस खतरनाक एनवायरनमेंट को झेल सके। उस घूमते हुए भारी अंधेरे के अंदर उसका प्रोटेक्टिव वाटर शील्ड एक चमकती हुई सुकून देने वाली रोशनी से जगमगाया। इससे ये साबित हो गया कि उसमें डार्क एट्रीब्यूट के खिलाफ कितनी ताकत है। जैसे ही वैंगलैंड ने उस दहलीज थ्रेशोल्ड को पार किया, उसके फेफड़ों पर तुरंत एक भयानक दम घोटने वाला दबाव प्रेशर आ गया, जैसे पूरे डिमेंशन की हवा को ही निचोड़ रहा हो। एकदम गहरी ठंडक कोल्ड उसकी हड्डियों तक चली गई। उसको डर से एहसास हुआ कि अगर उसने 3 स्टार स्पिरिट क्रिएशन फेज में आने के ठीक बाद ये कोशिश की होती तो इस एनवायरनमेंट का तेज वजन उसके स्पिरिचुअल कोर को पल भर में खत्म कर देता। उसने खुद ब खुद अपनी गर्दन ऊपर की पूरी हैरानी से देख रहा था। ये नज़ारा स्पिरिचुअल फिजिक्स के सभी नियम लॉज को चुनौती लगा रहा था। यार, ये तेज शुद्ध यांग एट्रीब्यूट और वो भयानक बर्बाद करने वाला डार्क एट्रीब्यूट इतनी तेज और लगातार स्टेट में एक साथ कैसे रह सकते हैं? उनके सरों के ऊपर असंभव रूप से ऊंचा एक दूसरे से टकराती स्पिरिचुअल एनर्जीज का वो बहुत बड़ा चक्कर मॉन्स्ट्रस वोर्टेक्स टूटे हुए आसमान पर तेजी से घूम रहा था। ये एक बेचैन और केओटिक पावर का खामोश सबूत था। देखो, सॉन्ग यीमिंग ने बड़ी होशियारी से अपना हाथ आगे बढ़ाया अपनी इंटरनल एनर्जी से उसको बचाते हुए और उस घूमती केओटिक डार्क एनर्जी का थोड़ा सा हिस्सा निकाल लिया। उसको बहुत ज्यादा ठंडा लगा, एक ऐसी बुनियादी घिन आने वाली ठंडक जिसमें करप्शन की चीख थी। उसने देखा कि एक तंदुरुस्त इंसान के शरीर के लिए ये तुरंत और बुनियादी रूप से कितना खराब है। बस यहाँ खड़े रहना और इस भारी एनवायरमेंटल डोमिनेंस के नीचे सांस लेना एक्सप्लोरेशन से ज्यादा जिंदगी बचाने की जंग लग रहा था। उसने अंदर ही अंदर निष्कर्ष निकाला कि कुछ मिनट से ज्यादा इस एनवायरमेंट में टिक पाना ही अपने आप में एक बड़ी सफलता है। वैंगलैंड बेचैन होकर हिला और अपनी बढ़ती कंसर्न दिखाई। उसने जोर से अंदाजा लगाया कि शायद फांग ये इस दबाव प्रेशर को आसानी से सह सकता है, क्योंकि उसका फायर एट्रीब्यूट इस बैरियर स्ट्रक्चर में शामिल शुद्ध यांग एट्रीब्यूट के लिए या तो नेचुरली कंपैटिबल है या कम से कम बहुत ज्यादा रेजिस्टेंट है। उसने ये पक्की बात बोली कि इस जानलेवा एनर्जी कर्टन को पार करना बहुत मुश्किल हो रहा है और खुद को कुचलने से बचाने के लिए पूरा फोकस चाहिए। अच्छा, अचानक से वो टेंशन टूट गई। बिना किसी चेतावनी के फांग ये ने कंसेंट्रेटेड गोल्डन फ्लेम का एक बहुत बड़ा धमाकेदार बर्स्ट छोड़ दिया। उसने एक ओवर पावर्ड फायर स्लैश का इस्तेमाल किया जो शुद्ध रोशनी की एक शानदार लकीर थी, जिसने आसपास के भारी अंधेरे को रेशम की तरह फौरन काटकर चील दिया। यार, वांग लान और सॉन्ग यीमिंग दोनों को तेज काइनेटिक और स्पिरिचुअल इम्पैक्ट से बचने के लिए जोर से पीछे की तरफ कूदना पड़ा और गुफा यानी कैवर्न की दीवार से चिपकना पड़ा। वांग लान ने प्रोटैगनिस्ट की एनर्जी ब्लास्ट की उस तबाह करने वाली सुनहरी लकीर को अपने बगल से गुजरते हुए देखा। वो सच में कांप रहा था जब उसने आखिरकार उस शुद्ध कॉन्सेंट्रेटेड यांग एट्रीब्यूट पावर के सोर्स को पहचाना। उसकी आसानी देखकर तो गुस्सा आ रहा था। फांगे ने डायमेंशनल बैरियर की एकदम आखिरी लेयर को फाड़ दिया और एक बहुत बड़ा स्थिर यानी स्टेबल रास्ता खोल दिया जिसमें शुद्ध रोशनी भरी हुई थी। वो वहां एकदम आराम से खड़ा था। उसके स्टैंड्स में जरा भी थकान नहीं थी और उसके बगल में जाओलान थी। उसने हाँपते हुए आने वालों को आराम से ग्रीट किया और हल्की मुस्कुराहट के साथ बोला कि उनको तो पार आने के लिए बहुत वक्त से वेट करना पड़ा होगा। उसकी मौजूदगी की वो शुद्ध, जबरदस्त और अनचैलेंजेबल पावर तुरंत हर उस शख्स को महसूस हो रही थी जो ये सब देख रहा था। सॉन्ग यीमिंग और वांग लान ने एक दूसरे को हैरानी से देखा। पूरी तरह से चुप हो चुके थे। वो अपने एमसी को घूर रहे थे। उनको यकीन नहीं हो रहा था कि सीलर ने उस जानलेवा आत्मा को कुचल देने वाले बैरियर को जीरो मेहनत से पार कर लिया। वांग लान को आखिरकार बोलने की हिम्मत मिली और उसने सबसे जरूरी सवाल पूछा। फांगे ने उस खतरनाक तेज ब्लैक विंड और स्पिरिचुअल रेन के पर्दे को गिरने दिए बिना खुला हुआ कैसे रखा? फांगे ने बस अपने हाथ में कॉन्सेंट्रेटेड गोल्डन यांग एनर्जी का एक चमकता स्थिर यानी स्टेबल गोला यानी ऑर्ब उठाया जो उसकी हथेली में रिदमिकली पल्स कर रहा था और शांति से इसके मैकेनिक्स समझाए। उसने बोला कि थियरी तो असल में बहुत आसान है। उसने कहा कि तुम्हें बस एक यांग एट्रीब्यूट पावर चाहिए जो उस आसपास के डार्क एट्रीब्यूट से बहुत ज़्यादा मजबूत और स्थिर हो। तब वो भारी अंधेरा अपने आप नलिफाई हो जाएगा और सिर्फ ताकत से रुक जाएगा। उसने आराम से मान लिया कि इस दरार को बनाए रखने में बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल पावर खर्च होती है, लेकिन उसने कन्फर्म किया कि अगर किसी के पास ज़रूरी गहरी रिजर्व्स हों तो
से आसानी से सस्टेन किया जा सकता है, और उसने हामी भरी कि उसके पास तो वो है ही। इधर सॉन्ग येमिंग का तो अंदर ही अंदर गुस्सा उबल रहा था। वो गुस्से में मुट्ठी कच रहा था क्योंकि फांग ये ने इस गॉड टियर एनर्जी इंटेंसिव अकम्पलिशमेंट को भी सिंपल बोल दिया था। यार, वांग लान को अपने वजूद पर शक होने लगा। उसको सीरियसली ये सवाल उठने लगा कि क्या फांग ये उनके साथ उसी ऑफिशियल रैंकर रेल में पाता भी है या नहीं। जाओलान ने वांगलान की इस क्राइसिस पर एक शांत, सब कुछ जानने वाली मुस्कान दी और उसको धीरे से भरोसा दिलाया कि वो इस हैरान करने वाली हकीकत यानी रियलिटी में जल्दी ही एडजस्ट हो जाएगा, क्योंकि हर एलीट पायनियर शुरू में फैंग ये की ओवरवेलमिंग एबिलिटीज देखकर थोड़ी देर के लिए शॉक से जम जाता है। फैंग ये ने बस हल्की सी खूबसूरत मुस्कान दी। उसको जरा भी फर्क नहीं पड़ा कि उसने कितनी आसानी से सबको शॉक दे दिया था। वो शांति वाला वक्त अचानक से खत्म हो गया। अचानक फैंग ये के इंटरनल सिस्टम में एक तेज क्रिटिकल अलर्ट टोन बज उठा। उसने बताया कि एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ प्रोफाउंड पोल्यूशन तुरंत आ रहा है और इसको हाई रिस्क ए लेवल डार्क अनोमली घोषित किया गया है। उसी वक्त पूरा डंजन, जमीन उनके पैरों के नीचे तेजी से हिलने और गड़गड़ाने लगी, जिसने सिस्टम की चेतावनी को पक्का कर दिया। सॉन्ग येमिंग का पहले वाला गुस्सा तुरंत गर्मा गर्म उत्साह यानी एक्साइटमेंट में बदल गया। वो आने वाली लड़ाई के लिए बहुत पंप्ड लग रहा था। उसने भरोसे से घोषणा की कि अगर ये सिर्फ अनस्टेबल डार्क एट्रीब्यूट वाली एक ए लेवल अनोमली है तो वो अभी अपनी ताकत और अपने नए रिफाइंड स्किल्स को इसके खिलाफ आजमाने के लिए एकदम तैयार है। बिना किसी हिचकिचाहट के और फैंग ये तुरंत अनडिस्प्यूटेड लीड लेते हुए पूरा स्क्वाड उस तेज गड़बड़ी के एपिसेंटर की तरफ दौड़ पड़ा। उनके ठीक आगे एक गहरी अंधेरी गुफा के छांव वाले मुंह से 3 बहुत शक्की यानी सस्पिशियस लोग उस अजीब भरी रोशनी में निकल आए। फैंग ये ने तुरंत अपनी आंखें छोटी की। उसका चेहरा सख्त हो गया और उसने फौरन पहचान लिया कि ये घुसपैठिए उनके दुश्मन कंट्री बी के हाई रैंकिंग रैंकर्स हैं। जाओलान और सॉन्ग येमिंग दोनों बुरी तरह से हैरान थे कि इस रिस्ट्रिक्टेड सिक्योर डंजन जोन के इतने अंदर दूसरे इंसान, वो भी फॉरेनर्स, कैसे हैं। जाओलान ने तेजी से इस गंभीर हालात यानी ग्रेव सिचुएशन का जायजा लिया। उसका दिमाग तेजी से चल रहा था। उसको एहसास हुआ कि ये अनचाहे अनजान लोग ही वो होंगे जिन्होंने ओरिजिनल पोल्यूशन अनोमली को वक्त से पहले बर्बाद कर दिया होगा, शायद उसके रिसोर्सेज पर कब्जा कर लिया होगा। अरे भाई, उसने गुस्से से दूर से चिल्लाकर बोला कि आज के डिप्लॉयमेंट के लिए 0 ऑथराइज्ड पायोनियर टीम शेड्यूल की गई हैं। तो उसने तुरंत समझ लिया कि ये लोग जरूर अनऑथराइज्ड स्टोव अवेज और ट्रेसपासर्स होंगे। जाओलान ने तुरंत डिमांड किया कि वो अपनी आइडेंटिटीज और सॉवरेन टेरिटरी में घुसने का मकसद बताएं। यार, वो 3 शैडोई इंट्रूडर्स अकड़कर वहां खड़े रहे। एक स्मग ब्लॉन्ड आदमी जिसने चमकीली पर्पल शर्ट पहनी थी और वो थोड़ा आगे खड़ा था। एक बहुत बड़ा मस्कुलर आदमी जिसके लंबे काले बाल थे, वो मसल लग रहा था। और तीसरा एक अनसेटलिंग फिगर जो पूरा डार्क हुड में छिपा हुआ था। वो ब्लॉन्ड आदमी बहुत ही एरोगेंट ग्रिन दे रहा था। उसने बड़े फ्लेयर के साथ इंट्रोड्यूस किया कि वो कंट्री बी के एलीट पायनियर्स हैं जो कन्वीनियंटली इस रिसोर्स रिच जोन में ट्रेनिंग करने आए हैं। देखो, सॉन्ग येमिंग को उनकी हिम्मत पर बहुत गुस्सा आया। वो चिल्लाया कि ये शिया नेशन का सॉवरेन सिक्योर टेरिटरी है और उनको ऑफिशियल डिप्लोमेटिक परमिशन के बिना इस रिस्ट्रिक्टेड जोन में घुसने का कोई हक नहीं है। जाओलान ने तुरंत अपने कॉमरेड का साथ दिया। उसकी आवाज अथॉरिटी से तेज थी। उसने फॉरेन रैंकर्स को तुरंत प्रेमिसेस खाली करने का ऑर्डर दिया, लेकिन वो इंट्रूडर्स तो अकड़ते रहे, हिले भी नहीं। वो ब्लॉन्ड लीडर हंसा और क्लेम किया कि रीजन में पावर का फंडामेंटल डायनामिक ही बदल चुका है। उस ब्लॉन्ड आदमी ने फिर एक बहुत ही एरोगेंट स्टेटमेंट दिया, अगर शिया लोग यहाँ मौजूद इमेंस रेयर रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने में बहुत कमजोर या स्लो है तो उनका सुपीरियर ग्रुप उन पर राइट ऑफ माइट से कब्जा कर लेगा। उसने स्मगली बोला कि उनका जस्टिफिकेशन वैलिड है क्योंकि वो फर्मली बिलीव करते हैं कि वो इस शिया टीम से इनहेरेंटली सुपीरियर और काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। कसम से ये इनटॉलरेबल गुस्सा दिलाने वाली बात सुनकर फांग ये आगे बढ़ा। उसका कैजुअल डिमीनर तुरंत गायब हो गया। उसका एक्सप्रेशन पूरा डार्क हो गया और उसने शांति से इंट्रूडर से पूछा कि क्या वो सच में मानते हैं कि रेयर वैल्यूएबल मौके सिर्फ स्ट्रॉन्ग लोगों के लिए होने चाहिए। ब्लॉन्ड आदमी ने मॉकिंगली स्मर्क किया। उसने फांग ये के सवाल को कमजोरी की निशानी समझ लिया। वो कॉन्फिडेंट था कि उसकी नेशन ने अपने टॉप एलिट्स को स्पेसिफिकली यहाँ एक मेजर इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट शुरू करने और रीजन को डिस्टेबलाइज करने भेजा है। फांग ये ने उसे एक ठंडी खौफनाक मुस्कुराहट दी। उसकी सिग्नेचर रेड आई तेज एनर्जी से चमकने लगी। उसने उनको आवाज धीमी करके बताया कि अगर स्ट्रेंथ ही वो यूनिवर्सल रूलिंग लॉ है जिसका वो आदर करते हैं तो वो सब यहीं पर अब एग्जिस्टेंस से गायब हो सकते हैं। यार, जब फांग ये उस हॉस्टाइल ग्रुप का अटेंशन ले रहा था तो जाओलान ने जल्दी से और सीक्रेटली इस इंटरनेशनल प्रोटोकॉल के सीरियस ब्रीच और ट्रेसपास की रिपोर्ट हेडक्वार्टर्स को करने की कोशिश की, लेकिन एनिमीज ने उनको चुप कराने के लिए अचानक एक डेवास्टेटिंग इमीडिएट प्रीएम्प्टिव अटैक लॉन्च कर दिया। ब्लॉन्ड आदमी ने नॉक्शियस सिकली ग्रीन एनर्जी का एक सर्जिंग ब्लास्ट छोड़ा। गुस्से से चिल्लाया कि शिया टीम ने बेवकूफी में उसकी पीसफुल रिट्रीट की जेनरस ऑफर को ठुकरा दिया है। जाओलान और वांगलान तुरंत डर गए। उनको अचानक एहसास हुआ कि एनिमी के पास बहुत ही रेयर, हाईली डेंजरस और डिस्टेबलाइजिंग डार्क एट्रीब्यूट है। ब्लॉन्ड आदमी मलिशियसली हंसा, प्राउडली डिक्लेयर किया कि ये पूरा डंजन जो डार्क एट्रीब्यूट पोल्यूशन से भरा हुआ है अब उसका परफेक्ट इनविंसिबल होम फील्ड है और वो सब हेल्पलेस हो जाएंगे। जाओलान ने जल्दी से उस करोसिव एनर्जी के टेक्सचर को एनालाइज किया जो उन्हें लग रही थी और तुरंत डर में समझ गई कि ये एक स्पेशलाइज्ड नेदर पॉइजन एट्रीब्यूट है जो डीकेइंग कॉर्प्सेस और इंटेंस डार्क एनर्जी से बना हुआ एक गास्टली लीथल म्यूटेशन है। प्योर पैनिक ने उसका दिल जकड़ लिया जब उसने जोर से चिल्लाया कि इस सडन पावरफुल अटैक ने
उनके सारे क्रिटिकल कम्युनिकेशन डिवाइसेस को इंस्टेंटली फ्राई कर दिया है, जिससे वो बाहरी दुनिया और किसी भी पोटेंशियल रेस्क्यू से पूरी तरह आइसोलेट हो गए हैं। फैंग ये ने तुरंत सिचुएशन की डेडली ग्रेविटी समझ ली। इंट्रूडर्स साफ साफ उन सबको यहीं मारकर इस ब्रीच को छिपाना चाहते थे। सॉन्ग ये ने स्ट्रैटेजी का इंतजार करते हुए बैठे रहने से मना कर दिया। वो तुरंत आगे बढ़ा। उसकी मैसिव फ्लेमिंग सॉर्ड डिफाइंड पावर के साथ तेज चमक रही थी। यार, उसने हवा के शोर में अकड़कर चिल्लाया कि अगर उनके फायर बेस्ड अटैक्स एनिमी की डार्क एट्रीब्यूट एनर्जी को इफेक्टिवली एब्जॉर्ब नहीं कर सकते तो वो उसे बस पूरी तरह से जलाकर डिस्ट्रॉय कर देंगे। वांग लान ने उसको फायर और कॉन्सेंट्रेटेड पॉइजन एनर्जी को मिक्स करने की डेंजर के बारे में वार्निंग देने की डेस्परेटली कोशिश की, लेकिन सॉन्ग येमिंग, जो इंपल्सिव गुस्से और बैटलफील्ड एड्रेनलिन में था, उसने रेकलेसली उस चेतावनी को इग्नोर कर दिया। सॉन्ग येमिंग ने अपनी पूरी फोर्स अपनी ब्लेड में चैनल की और ब्लॉन्ड एनिमी पर सीधा एक जाइगेंटिक रोरिंग फायरबॉल छोड़ा, लेकिन अटैक उस एक्सपेक्टेड क्लेंजिंग रिजल्ट को अचीव करने में पूरी तरह फेल हो गया। इंस्टेड करूसिव ग्रीन नेदर पॉइजन एनर्जी ने जल्दी से फायर की इंटेग्रिटी को कंज्यूम और डिस्टेबलाइज करना शुरू कर दिया, जिसके कारण वो फायरबॉल वायलेंटली और प्रीमेच्योरली डेटोनेट हो गया और एक पावरफुल केओटिक शॉकवेव सीधा सॉन्ग येमिंग की तरफ वापस भेजा। वो शॉक में खड़ा रहा और खुद को संभाला कि उसका पोटेंट हाई लेवल अटैक पूरी तरह नलिफाई हो गया और उसके खिलाफ वेपनाइज कर दिया गया। एनिमी के सक्सेसफुल एक्सप्लोजन ने तुरंत एक मैसिव काउंटर अटैक ट्रिगर किया। टॉक्सिक ग्रीन एनर्जी की एक डेडली टाइडल वेव डर से भरी शिया टीम की तरफ आई। जाओ लान ने एक घबराहट भरी तेज वार्निंग चिल्लाई, क्योंकि वो लीथल स्वर्लिंग मिस्ट जल्दी से फैल रहा था, उन सबको घेरने और घोलने की धमकी दे रहा था। यार, टॉक्सिक ग्रीन एनर्जी की वो घिनौनी थिक पैल मटेरियलाइज हुई, उस लोकेशन को तुरंत लपेट लिया और शिया नेशन पायोनियर्स के पूरे ग्रुप को घेर कर बंद कर दिया। वांग लान ने एक सीजन फाइटर के ट्रेंड रिफ्लेक्सेस से रिएक्ट किया, लाइटनिंग स्पीड से अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी इन्वोक की। ठीक टाइम पर प्योर ब्लू वाटर का एक कोलोसल शिमरिंग बैरियर मौजूद हो गया, एक डोम बना दिया जिसने स्क्वाड को इमीडिएट करोसिव थ्रेट से टाइटली शील्ड किया। बैरियर की टेम्पररी शिमरिंग सेफ्टी के अंदर उसके टीममेट्स में एक टेंस साइलेंस छा गया, लेकिन फैंग ये इनक्रेडिबली कंपोज्ड रहा। उसकी सिंगल ग्लोइंग रेड आई जो ब्लू लाइट से अलग दिख रही थी, एनिमी की खौफनाक पावर की हर छोटी से छोटी डिटेल को बिना किसी डर या झिझक के ऑब्जर्व कर रही थी। देखो, बैटल तुरंत सिर्फ डिफेंस से आगे बढ़ गया जब मेलेवलेंट पावर रेडिएट करता हुआ कंट्री बी का ब्लॉन्ड आदमी अग्रेसिवली वैंग लैंड के जल्दी में बने वाटर बैरियर से टकराया। ऑब्सीडियन जितना तेज एक मैसिव शैडोई क्लॉ ने उस डिफेंसिव शील्ड को बुराई से फाड़ दिया, एक तेज आवाज के साथ। इस ब्रीच के बड़ा होने से पहले फैंग ये तुरंत आगे आया। उसकी आवाज़ धीमी और कमांडिंग थी। उसने ग्रुप को तुरंत अलग होने और फैल जाने का ऑर्डर दिया। उसने डैज़लिंग हाईली कॉन्सेंट्रेटेड गोल्डन एनर्जी का एक पावरफुल स्वीपिंग स्लैश छोड़ा। इस स्ट्राइक ने उस थिक विस्कस डार्क मिस्ट को एफर्टलेसली चीर दिया और उस पल के लिए स्टार्टल्ड एनिमी को फिजिकली पीछे हटने और कई कदम रिट्रीट करने पर मजबूर कर दिया। ब्लॉन्ड आदमी साफ साफ शॉक था कि उसका अटैक इतनी क्लीनली स्टॉप हो गया। उसके स्मग चेहरे पर हल्की सी टेंशन आ गई। उसने जल्दी से खुद को संभाला, एरोगेंटली उनके ऊपर हवा में मंडराता रहा। उसने मॉकिंगली फैंग ये को सिर्फ बैकवर्ड शिया नेशन का एक कमजोर कॉमन फायर एट्रीब्यूट पायोनियर कहकर डिसमिस कर दिया। उसने एक ठंडी वार्निंग देते हुए हंसा कि फैंग ये के एलाइज तो उससे भी ज्यादा यूजलेस और डिस्पोजेबल है। अचानक बिना किसी वार्निंग के क्रैक्ड अर्थ के नीचे छिपे शैडोज से डेडली विप लाइक डार्क ग्रीन वाइन्स चुपचाप निकले। उन्होंने वायलेंटली जाओलैन, वैंगलैन और सॉन्ग यीमिंग को लपेट लिया। उन्हें तुरंत एक करोसिव पॉइजनस मिस्ट के अंदर ट्रैप कर दिया जो उनकी स्पिरिचुअल एनर्जी को खा रहा था। यार, जाओलैन ने तुरंत फैंग यी को चिल्लाकर चेतावनी दी। उसको बताया कि ये दुश्मन बहुत चालाक है और इसने अपनी असली ताकत छुपा रखी है। ये कम से कम जिंगोंग रेल्म के दूसरे लेवल पर तो है ही। शिया टीम को पूरा बंधा हुआ और फंसा हुआ देखकर उस ब्लॉन्ड आदमी ने अपना सिर पीछे किया और एक डरावनी पागलपन वाली हंसी शुरू कर दी जो उस छोटी सी जगह में गूंज गई। और उधर रिस्ट्रिक्टेड डंजन जोन के बाहर हाई रैंकिंग मिलिट्री कमांड बेचारी बनकर लाइव फीड देख रही थी जब वो बड़े काले हवा और बारिश का पर्दा जोर से दोबारा बंद हुआ और हमारे हीरोज को उस खतरनाक पॉकेट डायमेंशन में सील कर दिया। कमांड सेंटर पर जाओलैन का सबॉर्डिनेट लैपटॉप पर उस ब्लॉन्ड आदमी की रिकॉर्डिंग घबराकर देख रहा था। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था क्योंकि उसने देखा कि वो डरावनी अफवाहें जिनको उन्होंने पहले इग्नोर किया था वो कसम से सच थीं। कंट्री बी के किसी आदमी ने एक डार्क सब एट्रीब्यूट, एक फॉरबिडन पावर को कंट्रोल करना सीख लिया था। उसने उस हिलते हुए वीडियो फुटेज को ध्यान से एनालाइज किया और बोला कि भले ही दुश्मन ने पूरा शुद्ध डार्क एट्रीब्यूट हासिल नहीं किया, लेकिन उसके पास एक जानलेवा सब एट्रीब्यूट नेदर पॉइजन है। जो घाव ये पावर देती हैं वो आम तरीकों से बिल्कुल ठीक नहीं हो सकते। देखो, वो ब्लॉन्ड आदमी बुरी तरह से खुश हो रहा था। उसकी आवाज में एक जालिम इंतजार था। उसने बोला कि फैंगी के फंसे हुए पार्टनर्स तेजी से जहरीला हो रहे हैं। उसने वादा किया कि वो जल्द ही दर्द से सड़कर मर जाएंगे और उनकी जरूरी स्पिरिचुअल पावर उसके लिए मजेदार खाना बन जाएगी। उसने घमंड से मांग की कि फैंगी तुरंत सरेंडर कर दे और उसके साथ कंट्री बी चले, उसका पर्सनल गुलाम सबॉर्डिनेट बनने के लिए। यार, फंसी हुई गुस्से में और जहरीली धुंध में दम घुटने से जाओ लाल ने पागल होकर फैंगी को चिल्लाकर कहा कि वो उस धमकी को छोड़ दे और अपनी असली डरावनी पावर निकाले और पूरी ताकत से लड़ाई करे।
अचानक बिना किसी वार्निंग के शुद्ध आंखें चौंधियाने वाली सुनहरी आग फैंगी की बॉडी से फूट पड़ी और उसने तुरंत आसपास के अंधेरे और उस तक पहुंचने वाली जहरीली बेलों को जलाकर राख कर दिया। अब हमारा प्रोटैगनिस्ट फैंगी ने विलेन को एक तेज ताना मारा। उसकी आवाज में पूरा अधिकार था। उसने पूछा कि क्या उस ब्लॉन्ड आदमी को अभी तक समझ नहीं आया कि ये पावर की लड़ाई सिर्फ एक तरफ से ही क्यों चल रही है। फैंगी ने फिर अपना डरावना बॉनफायर डोमेन निकाला, जिससे सुनहरी रोशनी का एक बहुत बड़ा गोला फूटा और उसने उस भयानक नेदर पॉइजन को जोर से पीछे धकेला और कांटेक्ट होते ही उसे भाप बना दिया। उसने उस हैरान ब्लॉन्ड एंटागनिस्ट को आराम से एड्रेस किया। उसकी आवाज में कंट्रोल पावर थी। उसने पूछा कि क्या वो सच में शौक में है कि उसके छोटे मोटे डार्क पॉइजन के ट्रिक्स सच्ची यांग एनर्जी की शुद्ध एसेंस के सामने बेकार हैं। वो ब्लॉन्ड एंटागनिस्ट सच में हैरान था। उसकी पूरी डार्क सोच का आधार जोर से उसके आसपास टूट रहा था। पूरी जीत का एहसास दिलाते हुए फैंगी ने एक दमदार कॉन्फिडेंट हंसी दी और फैसला कर लिया। उसने आग की एक बहुत बड़ी गरजती हुई लहर छोड़ी, लेकिन उसने मेन बॉस के बजाय उस ब्लॉन्ड आदमी के 2 लोअर लेवल सबऑर्डिनेट्स को टारगेट किया जिनको वो बचा रहा था। वो ब्लॉन्ड लीडर गुस्से से पागल हो गया। उसने देखा कि उसकी एनर्जी डिफेंस तुरंत टूट गई और उसके प्यारे हेंचमैन सुनहरी आग में जोर से भुन गए। वो चीखा। फैंगी आसानी से हवा में कूदा, पलक झपकते ही दूरी कम की और उसको आखिरी ताना मारा। अरे भाई, क्या तुम सच में अपने दोस्तों को राख बनने से पहले बचाओगे नहीं? गुस्से में अंधा होकर उस ब्लॉन्ड इडियट ने फैंगी को घमंडी कहा। ये तो ऐसे हुआ जैसे उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, और उसने एक बहुत बड़ा तेजी से फैलता हुआ कॉन्सेंट्रेटेड पॉइजन मिस्ट का गोला निकाला और वहमी होकर चिल्लाया कि कोई भी आम इंसान उसकी अल्टीमेट पावर ऑफ डिके से बच नहीं सकता। हमारे ओपीएमसी ने उस बेकार धमकी को पूरा इग्नोर किया। उसने मिली सेकेंड्स में वो मूव कैलकुलेट किया और सीधा पॉइजन स्फीयर में घुस गया। उसकी जलाती हुई तलवार टूटे हुए आसमान में शुद्ध ना रुकने वाली रोशनी की लकीर थी। जैसे ही फेंगी ने इतनी तेज स्पीड से दूरी कम की, उस ब्लॉन्ड आदमी का एक्सप्रेशन अचानक गुस्से से शुद्ध गहरे शॉक में बदल गया। ये डर के शुरू होने का एक निशान था। उसको आखिर में फेंगी की इतनी ताकतवर एनर्जी सोर्स का असली डरावना नेचर समझ आया। उसको तुरंत डर के साथ एहसास हुआ कि ये तो अल्टीमेट यांग एट्रीब्यूट है, एक ही एलिमेंटल फोर्स जो उसको और उसकी डार्क पावर को पूरी तरह से खत्म कर सकती है। फेंगी ने उस आइकॉनिक जलती हुई तलवार को अपने सिर के ऊपर उठाया। एनर्जी खतरनाक तरह से क्रैकल कर रही थी और उसने ऑफिशियली उस ना रुकने वाली टेक्निक का नाम अनाउंस किया, स्काई फायर स्लैश। एक अटल ताकतवर वार से फेंगी ने तुरंत विलेन की जल्दबाजी में बनाई हुई डिफेंसेस को खत्म किया और उस ब्लॉन्ड आदमी को सीधा बीच में से काट दिया, उसका धड़ उसके पैरों से अलग कर दिया। विलेन को यकीन नहीं हो रहा था। वो मन ही मन में चिल्ला रहा था कि एक आम मरने वाला इंसान कैसे एक अनोमली किंग जितनी पावर लेवल्स में महारत हासिल कर सकता है, और तो और उस डरावने यांग एट्रीब्यूट को चला सकता है। उसका कटा हुआ शरीर तुरंत 2 हिस्सों में गिर गया और वो पूरी तरह से कंफ्यूज्ड और पक्का हारा हुआ लग रहा था, या फिर ऐसा लग रहा था। उसी वक्त सोंग यीमिंग और वांग लान, जो अब बेलों से आजाद थे, वो पूरा तमाशा देख रहे थे और उनके जबड़े खुले रह गए थे। वो उस पावर को समझ नहीं पा रहे थे जो उन्होंने अभी देखी थी। लेकिन रुको, उस ब्लॉन्ड आदमी ने काला तेल जैसा खून बाहर थूका और अभी मरने से मना कर दिया। आसपास की बहुत कॉन्सेंट्रेटेड डार्क एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए जमीन से तुरंत गंदी हरी बेलें निकल आई और उसके कटे हुए हिस्सों को जोर से वापस जोड़ दिया। उसने जीत के घमंड में चिल्लाया। उसकी आवाज फटी हुई थी कि इस लोकलाइज्ड डंजन जोन में डार्क एट्रीब्यूट एनर्जी की इतनी ज्यादा भरपाई है, इसलिए फेंग ये उसको पक्का मार नहीं सकता। फेंग ये बस वहीं हवा में तैरा रहा और उस प्रिडिक्टेबल तमाशे से पूरा बोर लग रहा था। उसने मन में एनालाइज किया कि नेदर पॉइजन एट्रीब्यूट कितना बेकार तरह से कमजोर था। उसने सोचा कि यांग यूजर के सामने इसकी रीजनरेशन एबिलिटी कितनी ढीली और बेअसर है। उसने शांति से ये निष्कर्ष निकाला कि ये मिड टियर बेकार दुश्मन तो उसके अल्टीमेट हाई लेवल ऑफेंसिव मूव का इस्तेमाल करने लायक भी नहीं था। अचानक वो ब्लॉन्ड आदमी अपनी तेजी से जुड़ती हुई हथेलियों को पूरी हैरानी से देखने लगा। उसको एहसास हुआ कि उसकी हीलिंग प्रोसेस अचानक बीच में ही रुक गई है। वो एक बेचारे डरे हुए बच्चे की तरह चिल्लाया, मांग रहा था कि उसकी ताकतवर रीजनरेशन एबिलिटी अचानक फेल क्यों हो गई है। फेंग यी ने बस हवा में आराम से अपनी उंगली छटकाई। वो डिलेड एक्शन यांग एनर्जी जो उसने पहले वार के दौरान विलन के सोलर प्लेक्सस के पीछे चालाकी से लगा दी थी, वो पागलपन भरी शांत सुनहरी रोशनी में जोर से फूट गई और उस ब्लॉन्ड पायनियर को तुरंत उसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर तक जलाकर राख कर दिया। बस धुआं बाकी रह गया। वो टूटी हुई जमीन पर पंख जितना हल्का उतरा और जली हुई धुआं देती लाश से एकदम मेन कैरेक्टर वाली कूलनेस और लापरवाही के साथ दूर चला गया। उसने हैरान वांग लान और सोंग यीमिंग की तरफ अपना हाथ बढ़ाया और तुरंत ताकतवर चमकती नीली बिजली उनके आसपास आ गई, खासकर उनके स्किन और आर्मर में गहरी दबी हुई गंदी हरी पॉइजन स्पॉट्स को ढूंढ रही थी। फेंगी ने शांति से समझाया कि इलेक्ट्रिक एनर्जी डार्क एट्रीब्यूट के कंटामिनेशन को शुद्ध कर रही थी और ध्यान से निकाल रही थी। वो दोनों हैरान पायनियर सफाई की इस परफेक्ट तरह को देखकर पूरी तरह से बोलती बंद हो गए थे। फिर उसने जाओलान के कंधे पर एक आम हल्के से प्योरिफिकेशन का टैप किया और उसकी छोटी स्पिरिचुअल इंजरी को भी तुरंत साफ कर दिया। जाओलान ने अपना गहरा शौक बोला कि उसने तो एक ताकतवर जिंगोंग रेल्म पायनियर को इतनी आसानी से भाप बना दिया जैसे वो बस एक छोटी सी दिक्कत हो।
फेंगी तुरंत एनालिसिस मोड में चला गया और उसने बोला कि उस ब्लॉन्ड विलन ने पक्का जिंगोंग रेल्म आम तरीके से हासिल नहीं किया, क्योंकि उसकी स्पिरिचुअल पावर बिल्कुल गंदी और अशुद्ध लग रही थी, जैसे घोल हुआ कचरा हो। अरे भाई, उसको ये भी बहुत शक था कि ये जो इन्वेडिंग दुश्मन है वो उसके ओवरवेलमिंग वजूद से बिल्कुल अनजान क्यों है। तो इसका मतलब उनकी इंटेलिजेंस में मैसिव फेलियर हुआ था। यार, जाओलान ने भी अपनी उलझन मानी थी, लेकिन फिर उसको एक इंटरनल रैंकर रूमर याद आया। कई साल पहले लेजेंडरी एल्डर वू में कंट्री बी पर आने वाली एक हॉरिफिक अजीब डिजास्टर को अपनी बॉडी से ब्लॉक किया था। उनका सोचना था कि इन नेशंस के बीच दुश्मनी हमेशा से ही बहुत फियर्सली बिटर रही है और एल्डर वू शायद टारगेट इसलिए बने क्योंकि उन्होंने नेबरिंग कंट्री को बचाने के लिए हीरोइक काम किए थे और इसी वजह से इस जनरेशन का ये बिजार काउंटर अटैक हुआ है। कसम से वो तनाव तब टूटा जब सॉन्ग यीमिंग केओटिक ओवरवेलमिंग उत्साह में फूट पड़ा और जोर से बोलने लगा कि वो अब ग्रेट सीलर की पूजा करेगा और उनका पोर्ट्रेट अपने बेड के बगल में मोटिवेशन के लिए लटकाएगा। वांग लान ने अपने पूरी तरह टूटे और एक्सटैटिक टीममेट को एकदम स्टोन कोल्ड थके हुए चेहरे से देखा और फ्लैटली पूछा कि क्या उसको इतनी कैटास्ट्रॉफिक यांग एट्रीब्यूट पावर देखने से परमानेंट ब्रेन डैमेज हो गया है। देखो, फेंगी धीरे से मुड़ा और जिन सर्वाइवर्स को उसने अभी हील किया था उनसे फिजिकली और इमोशनली खुद को दूर करने लगा। उसने उनको एक फर्म अनकॉम्प्रोमाइजिंग टोन में बोला। हालांकि इन्वेसिव डार्क एट्रीब्यूट एनर्जीज उनके सिस्टम से पूरी तरह पर्ज हो चुकी थी, लेकिन वो अभी भी बहुत कमजोर थे, बहुत डिप्लीटेड थे और उस लेवल की तैयारी तो बिल्कुल नहीं थी कि वो रिस्ट्रिक्टेड जोन के सच्चे और जानलेवा खतरनाक कोर एरिया तक जाने का सोच भी सकें। उसकी नजर जाओ लान पर ठहरी, जो बचे हुए लोगों में सबसे कॉम्पिटेंट लीडर थी। फेंगी ने सीधा और इमीडिएट इंस्ट्रक्शन दिया, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। चुनाव उसका था, या तो वो इन थके हुए इंडिविजुअल्स को सेफली वापस सेटलमेंट्स और घर तक एस्कॉर्ट करे, या तो उनकी रिहैबिलिटेशन और ट्रेनिंग को स्ट्रिक्टली सुपरवाइज करे डेजिग्नेटेड सेफर आउटर रीजन्स में, जहां एम्बिएंट थ्रेट लेवल मैनेजेबल था। उसने कंफर्मेशन या प्रोटेस्ट का इंतजार नहीं किया। जैसे ही आखिरी शब्द उसके होठों से निकले, फेंगी ने पूरी तरह पीठ मोड़ ली और टीम को अबैंडन करके चला गया। वो अकेले ही चला गया और सीधे मार्च किया अननेचुरल हवा और अब्रेसिव डस्ट के थिक स्वर्लिंग केओस में, जो सबसे गहरे खतरे की बाउंड्री थी। उसके आसपास का एटमॉस्फेयर थिक हो गया और साइमल्टेनियसली उसकी आंखें एक इंटेंस बर्निंग गोल्ड की तरह चमकने लगी। ये उस पावर का विजिबल मैनिफेस्टेशन था जिसे वो आमतौर पर सप्रेस करके रखता था। इस एक्ट से उसका अल्टीमेट ड्राइविंग इंटेंशन पता चला। वो यहाँ सिर्फ रेजिडुअल करप्शन साफ करने नहीं आया था, उसको इस रिस्ट्रिक्टेड एरिया के ट्रू कोर का जेन्युइन, टेरिफाइंग और छुपा हुआ चेहरा अपनी अनशील्डेड परसेप्शन से देखना था। वो अब बिल्कुल अकेले खड़ा था, नेचुरल और अननेचुरल फिनोमेना के एक एब्सोल्यूट नाइटमेयर का सामना कर रहा था। उसके सामने एक मैसिव मॉन्स्ट्रस स्टॉर्म चर्न हो रहा था, जो अपने स्केल में टेरिफाइंग था और ये वायलेंटली स्वर्लिंग ब्लू लाइटनिंग और रॉ वॉलेटाइल डार्क एनर्जी की पल्सेस से इंटरवोवन था। ऊपर का आसमान भी उस इमेंस प्रेशर के चलते फ्रैक्चर और क्रैक हो गया था। ये अनपैरेलल्ड ओवरपावर्ड एमसी बिना किसी हिचकिचाहट के इस लीथली डेंजरस नेक्सस को ब्रीच करने के लिए प्रिपेयर हुआ। एक कोर जिसके पास एग्जिस्टेंस में कोई दूसरा रैंकर आने की हिम्मत भी नहीं करता था और ना ही आ सकता था।